नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का आधुनिक भारत के इतिहास के इस विशेष सत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का अध्ययन करेंगे। राइट, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज में ब्रिटिश शासन काल में औद्योगिकरण की प्रक्रिया और औद्योगिकरण के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत इस कॉन्सेप्ट को हमें इतिहास लेखन के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। यानी इस समय का जो इतिहास लेखन है वह इस प्रक्रिया को किस तरह से देखने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले अगर हमें इस पूरी होल प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें तो हम समझें कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है ये क्या है, किसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हम बात शब्द यूज़ करते हैं, औद्योगिकरण शब्द यूज़ करते हैं तो इसकी एक स्पष्ट परिभाषा आपको होनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए कि जब हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को परिभाषित करें, जब लिखने का प्रयास करें, इसकी इंट्रोडक्शन को लिखने का प्रयास करें, जैसे आप भी बहुत सिंपली इसको लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अंतर्गत अर्थव्यवस्था एवं समाज में औद्योगिक क्षेत्र की जो शेयर है उसका जो अंश है उसमें कमी होती है और प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि एवं उससे संबंधित जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था में उसकी कंट्रीब्यूशन में वृद्धि होती है। और अगर यह प्रक्रिया किसी भी अर्थव्यवस्था एवं समाज में प्रारंभ होती है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं औद्योगिकरण। क्लियर? अब देखिए कि औद्योगिकरण का ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन जो है मॉडर्न इंडिया के इतिहास में इसके प्रतिपादन का काम करते हैं दादा भाई नौरोजी। राइट, दादा भाई नौरोजी इसको और इस प्रक्रिया को एक तरह से इस संकल्पना को विकसित करते हैं। और उन्होंने जब वे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत खास करके आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ब्रिटिश शासन काल में हमारी अर्थव्यवस्था में एक तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। और ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति के प्रतिफल के रूप में लागू किया गया है। ऐसा नहीं है कि यह नेचुरली जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं शुरू हुई जिन प्रक्रियाओं के कारण भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि ब्रिटिश से जो सरकार है इसने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक नीति का अनुसरण किया था। ठीक है, और इसने औपनिवेशिक आर्थिक नीति का अनुसरण किया। इस आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? तो इस आर्थिक नीति का उद्देश्य था कि भारत के जो संसाधन हैं इन संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के आर्थिक विकास के हित में किया जाए। और ब्रिटेन के आर्थिक विकास के हित में हम तभी कर सकते हैं जब भारत को एक कृषि उपनिवेश के रूप में विकसित कर दिया जाए। यानी भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के आर्थिक हितों को पूरा करे और भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के आर्थिक हितों को पूरा करे। इसके लिए आवश्यक था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि आप देखेंगे कि 1813 के पहले भारतीय जो अर्थव्यवस्था है
इसमें औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। भारत विश्व के विनिर्माण क्षेत्र का एक बहुत बड़ा उत्पादक था और निर्यातक भी था। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में जब आप देखेंगे कि 1813 से लेकर के 1860 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का जो अंश है, औद्योगिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें कमी होती है। और यह कमी एक तरह से ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण होता है। और इसलिए दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि इस चरण में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया देखी जाती है। कैसे देखी जाती है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया? तो इस चरण में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर दादा भाई नौरोजी कुछ प्रमाण देते हैं, राइट। और ये प्रमाण क्या देते हैं कि दादा भाई नौरोजी का कहना है कि 1800 से लेकर के जो 1900 ईस्वी के टाइम पीरियड है, तो 1800 में भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का जो अंश था, ये औद्योगिक क्षेत्र का अंश था 18.6%, जो कि एक तरह से 1900 ईस्वी में बच के रह गया 8.5%। यानी कुल मिला के आप देखेंगे तो 1800 से लेके 1900 ईस्वी के बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के जो शेयर है उसमें 10% की गिरावट आती है। और 10% की गिरावट आती है तो इसी के अनुपात में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में वृद्धि भी होती है। तो यह जो डेटा है, यह जो आंकड़ा है, यह स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि इस समय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया एक तरह से जारी है। दूसरा ये बात बताते हैं दादा भाई नौरोजी कि अगर आप देखो कि 1800 ईस्वी में भारत के जो उद्योग हैं, उन उद्योग में हस्तकरघा जो उद्योग है, इसका योगदान लगभग 64% था, राइट। और 1900 ईस्वी में अगर हम आते हैं तो 1900 ईस्वी में आकर के हस्तकरघा उद्योग का योगदान जो है 14% हो जाता है। यानी कि एक तरह से यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो औद्योगिक क्षेत्र का जो भूमिका था, इंडस्ट्री की जो रोल थी, उस रोल में कमी आ रही है। तीसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा जो दादा भाई नौरोजी प्रस्तुत करते हैं, दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि एक तरह से 1800 के करीब जो है विश्व व्यापार में, राइट, भारत का जो शेयर है वो 25% है, राइट। लेकिन 1900 ईस्वी में विश्व व्यापार में भारत का शेयर 2% हो जाता है। यानी कि ये 3 महत्वपूर्ण आंकड़े के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति के चलते भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। और ये एक सच्चाई है, ये एक वास्तविकता है। और इसलिए ये चूंकि ब्रिटिश आर्थिक जो नीति है, उस आर्थिक नीति ने भारत में एक ऐसी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जिससे भारत ब्रिटेन का कृषि उपनिवेश बन गया। भारत के जो औद्योगिक विकास हैं, वो औद्योगिक विकास की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे कम होने लगी। और ख़ास करके जो टाइम पीरियड यहाँ पर है, यह टाइम पीरियड जो है इस बात को दिखाता है कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया इस टाइम में जारी रही। तो एक तरह से यहाँ पर आप देखें कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन इस बात पर बल देता है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया इस टाइम पीरियड में भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन इसके संदर्भ में क्या बात कहता है, तो ध्यान ये रखना है कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन
के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं मॉरिस डी मॉरिस, राइट। और मॉरिस डी मॉरिस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि विअद्वैतीकरण जो है एक कल्पित कथा है ना, कल्पित कथा है। कहने का मतलब है कि ये साम्राज्यवादी जो इतिहासकार है या ब्रिटिश जो सरकार है या ब्रिटेन के जो उस समय के विद्वान थे या प्रशासक थे, उन लोगों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करते हुए मॉरिस डी मॉरिस ने कहा कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में विअद्वैतीकरण की कोई भी प्रक्रिया जारी नहीं थी। क्यों? कि इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया, भारत में औद्योगिकरण किया। हाँ, ये जरूर है कि अगर भारत में ब्रिटेन के जैसा अगर आर्थिक विकास नहीं हुआ, भारत में ब्रिटेन के जैसा औद्योगिकरण नहीं हुआ, तो इसके कारण जो है भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था में नहीं थे, न कि इसके कारण ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति में नहीं थे। इसके अंतर्गत मॉरिस डी मॉरिस तर्क देते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना क्या थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान था, जो कंट्रीब्यूशन था, उसमें हस्तकरघा उद्योग का बहुत बड़ा रोल था। यानी हाथ की कुशलता पर हमारा औद्योगिक विकास आधारित था, मशीन के उपयोग पर आधारित नहीं था। तो मॉरिस डी मॉरिस कह रहे हैं कि जब कभी भी मशीनीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, तो हाथ या हस्त कौशल पर आधारित जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका पतन होना स्वाभाविक होता है। यह प्रक्रिया भारत में भी देखने को मिली। दूसरा वो कह रहे हैं कि भारतीय जो समाज था या भारतीय अर्थव्यवस्था था, उसमें आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया जो थी वो जाति आधारित थी, और समाज जो थी वह समाज आध्यात्मिक समाज था, भौतिकवादी समाज नहीं था। और यह समाज जो है आर्थिक विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह का इन्वेंशन होना चाहिए, जिस तरह का निवेश होना चाहिए, उसके लिए भी तैयार नहीं था। और इस स्थिति में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ब्रिटेन के कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में विअद्वैतीकरण की प्रक्रिया लागू रही, राइट। और इस तरह से ये सिरे से इसको खंडित करते हैं। लेकिन वास्तव में आप देखें तो आंकड़े जो हमें बता रहे हैं और जो प्रक्रियाएं हमारे देश में शुरू हुई, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति के चलते या अवांछित व्यापार के चलते, निर्यात के चलते, तो यह देखने को मिल रहा है कि 1813 से लेकर के और 1860 के बीच का जो पीरियड है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका में कमी आई। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक कल्पित कथा न हो करके वास्तविक कथा है, वास्तविक चीज़ है, और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित कर दिया।